जीवे ताहिर जीवे 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 ताहिर जीवे 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 ताहिर जीवे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम में थोड़ा सा फर्क ये है कि मैं इस्लामाबाद में हूं और शामी साहब इस वक्त तशरीफ रखते हैं लाहौर में। और उनसे हम सबसे पहले जाहिर आज की सबसे बड़ी खबर एक ही चल रही है कि ताहिरुल कादरी इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं और इस्लामाबाद पहुंच के क्या करेंगे। शामी साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है ये जलसा, जुलूस, इसका साइज, मैग्नीट्यूड? देखिए, जो ताहिरुल कादरी साहब ने दावा किया था उसके मुताबिक तो नहीं है जी, लेकिन बहरहाल बिल्कुल एक बड़ा जुलूस है और पुरहजूम उनका इज्तिमा है और लोग उनके साथ चल रहे हैं। हजारों में तो होंगे, लाखों में नहीं है। तो जी बिल्कुल हजारों में है। तो आप तो इसको खुद देख के आए हैं, इसमें शरीक रहे हैं कुछ देर, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप बताएं ना, आज जरा आपकी जुबान से सुन लें। शामी साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है, यहां से चंद ही कदम के फासले के ऊपर वो सड़क है जिसे जलसागाह करार दिया गया है और वहां पर कंटेनर लगा के एक स्टेज भी बन गया है। और कंटेनर का ये जो स्टेज है ये गोया दोहरी दीवार का एक हिस्सा है। एक तरफ तो स्टेज है जबकि दूसरी तरफ एक और दीवार है कंटेनर्स की जो डी ग्राउंड को लॉक कर रही है और पूरे एरिया को, जिसको रेड जोन कहते हैं, उसको लॉक कर रही है। और ये सड़क जो है इसकी चौड़ाई आप यूं कह लीजिए कि पौने 200 फुट है, जबकि लंबाई इसकी खासी है, यानी तकरीबन 9 किलोमीटर लंबी है। और यहां पर कालीन भी बिछाए गए हैं, कुर्सियां भी मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले तक जो मजमे का अंदाजा लगाया जा रहा था इस वक्त यानी पिंडाल में, वो शामी साहब कोई 10,000 के आगे पीछे था कि 10,000 से कुछ कम हो सकते हैं, 10,000 हो सकते हैं या इससे कुछ ज्यादा। और जो मुख्तलिफ रिपोर्टर्स और जो कुछ हमारे लोग इस वक्त जुलूस को कवर कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उनके साथ जो मौजूद तादाद है वो कोई 20s में है, यानी 20,000, 25,000, 20 ऑड थाउजेंड्स हम कह सकते हैं सेफली। तो गोया हम 40,000 समथिंग का एक मजमा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद के कल्ब में। यानी जब ताहिरुल कादरी साहब यहां पहुंचेंगे तो आपके ख्याल में 40,000 के करीब लोग यहां होंगे? जी एग्जैक्टली। तो असल में इतनी बारीक गिनती करने की जरूरत क्या है? जब हजारों में मजमा हो जाए तो फिर आप उससे कोई भी कह सकते हैं। देखें, ये ताहिरुल कादरी साहब के लिए ऐसी गिनती हमें क्यों करने की जरूरत है? इमरान खान साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों या कोई और साहब हों, उनके जलसे जो भी होते हैं उनमें गिनती मोटी मोटी होती है, बारीक गिनती नहीं होती है, बारीक गिनती हो भी नहीं सकती। तो ताहिरुल कादरी साहब जो हैं उनका मार्च जो है, यानी इमाम खुमैनी तो वो नहीं बन पाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान की तारीख है लॉन्ग मार्च की या धरने की, वो उसके कमोबेश बराबर बराबर पहुंच जाएंगे, गोया मुकाबले की टक्कर हो जाएंगे। जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने धरना दिया था, फिर नवाज शरीफ साहब जो लॉन्ग मार्च लेके चले जुडिशरी की बहाली के लिए, फिर काजी हुसैन अहमद मरहूम जो हैं वो भी धरने उन्होंने दिए थे 2 बार। तो ये सारे इनको अगर हम मिला लें तो इसमें यानी ताहिरुल कादरी साहब कोई ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रहे, बल्कि कई धरने, किसी धरने से तो वो आगे ही नजर आएंगे। तो उन्होंने अपनी ताकत जो है उसको रिकॉर्ड करा लिया है। देखिए, एक सिंगल हैंडेडली इस वक्त अब उनका कोई सपोर्टर नहीं है, कोई जमात उनकी हामी नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब जिन्होंने उनके हाथ में हाथ दिया था वो हाथ झटक कर वापस चले गए हैं, और जो चौधरी बरादरान से मज़ाकरात थे वो भी कामयाब नहीं हुए, उन्होंने भी लॉन्ग मार्च में कोई हिस्सा नहीं डाला। और मजहबी जमातें जो हैं वो भी उनसे दूर हैं, जमात इस्लामी भी उनसे दूर है। मौलाना फजलुर रहमान भी फासला पैदा कर चुके हैं और हमारी दिफाए पाकिस्तान काउंसिल जो है वो भी उनके करीब लगने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने जो एक अपने तौर पर यक्का व तन्हा जो इज्तिमा किया है और जो लॉन्ग मार्च किया है और जिस तरह लोगों को मोबिलाइज किया है, वो एक अपनी जगह बड़ी एक हैरान कुन चीज है और उसकी तारीफ की जानी चाहिए, उसका एतराफ भी किया जाना चाहिए। लेकिन शामी साहब, जो इनके मुतालबात हैं क्या उसको मनवाने के लिए ये कुव्वत काफी है? देखिए, मुतालबात जो वो कर रहे हैं उनके कई हिस्से हैं।
कभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम की बात करते हैं। मसलन इलेक्शन कमीशन तहलील हो जाए और नया कमीशन बनाया जाए, ये मुमकिन नहीं है। दस्तूर के ताबे इलेक्शन कमीशन बनना है हुकूमत और अपोजिशन के सलाह मशवरे के बाद और उनके एक तरह से इत्तफाक राय से। ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत के बाद बन चुका है। इस पर एक वसी तर एतमाद है और जो इसके चेयरमैन हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके फखरुद्दीन इब्राहिम साहब, उनके बारे में तो कादरी साहब भी ये कहते हैं कि उनकी दयानत पर, उनकी अमानत पर कोई एतराज नहीं है, उनको उनकी उम्र पर एतराज है। लेकिन उम्र जो है उम्र तो आप देखिए, मोरारजी देसाई जो थे वो 80 साल के थे और वजीर आजम रहे इंडिया के जी। और वो कश्मीर गए तो वहां एक मीनार है जिसपे मेरे ख्याल कई 100 सीढ़ियां हैं, तो वो चढ़ गए सीढ़ियों पर, एक दो जल्द बगैर सांस लिए और बगैर रुके, और उनका सांस भी नहीं फूला। और उनके साथ जितने जवान थे 50 साल के, 40 साल के, 55 साल के, सब हाँपने लगे और कोई भी नहीं चढ़ सका उस तरह सीढ़ियां। तो मोरारजी देसाई साहब जो हैं वो चढ़ गए, उनको भी जवान समझे जाते थे बुढ़ापे में भी। तो अगर हमारे फखरुद्दीन इब्राहिम जो हैं, उनकी जवानी तो अब हाथ नहीं आने की ताहिरुल कादरी साहब के, उनके बुढ़ापे पर ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन बुढ़ापा जो है देखिए, बुढ़ापे पर एतमाद है। तो इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि दस्तूर में जो तरामीम है वो तो इस तरह नहीं हो सकती, लेकिन जो उनका दूसरा हिस्सा है एजेंडे का, जो रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर अमल किया जाए और जो कानून है 1976 का उसके मुताबिक और दस्तूर के मुताबिक जो कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार जो हैं, उनकी छान फटक की जाए, ये बात ऐसी है जो तवज्जो तलब है और मेरे ख्याल इसको लोगों की वसी तर हमायत हासिल है। तो उनका वो एजेंडा। शामी साहब, यहां इस्लामाबाद में एक बज़ वर्ड है, हर बंदा एक दूसरे से यह बात कर रहा है कि कौन है जो कादरी साहब के पीछे है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट है, कुछ लोगों का ख्याल है कि अमेरिका है, लेकिन इस बात पे तमाम लोग यकसू नजर आते हैं कि कोई ना कोई पीछे इनके जरूर है। भाई वो जो हजारों लोग उनके साथ आ रहे हैं वही उनके पीछे हैं, वही उनके आगे हैं। आप उनके आगे पीछे की ज्यादा फिक्र न करें। देखिए, एक इस तरह के जुलूस से या एक बड़े जलसे से अगर हर चीज जेरो जबर होने लग जाए तो फिर ये पाकिस्तान की मुमलकत क्या है? ये कोई रेत का ढेर है कि थोड़ा सा हवा चली और उठा के ले गई? पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से एक रियासत है, उसका अपना निजाम है, उसका अपना दस्तूर है, उसके अपने अदारे हैं। तो उसको आप इस तरह न समझें कि फूंक से उड़ा देंगे। तो ये बात तो आप अच्छी तरह समझ लें, और जो लोग समझना चाहते हैं वो सब समझ लें कि इस तरीके के हंगामों से, इस तरीके के मार्चिस से, इस तरीके के धरनों से जमीन को उल्टा नहीं जा सकता। वो एक और मामलात होते हैं जो ईरान में देखने में आए, जो फिर चीन में देखने में आए, वो तो फिर पूरी कौम जो है सड़कों पे आ जाती है, घर से निकल जाती है, हर एक को पता चल जाता है। आपको मालूम है जब इमाम ख़ुमैनी आए, ब्रेक आ गई है, एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे और शामी साहब से पूछने के लिए कुछ सवालात मेरे ज़हन में हैं जो इस्लामाबाद की फिजा में आपको नजर आ रहे हैं। वो सवालात मैं शामी साहब की खिदमत पेश करूंगा, लेकिन एक वक्फे के बाद। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, रहमान मलिक साहब बड़ी अजीबोगरीब सी बातें कर रहे हैं, कुछ उसमें मिजाज का पहलू भी है और कुछ ताने का पहलू भी है। आपको कुछ सुनाओ उन्होंने जो गुफ्तगू की है? सुनाए, बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने की हैं। यानी ताहिरुल कादरी साहब जो हैं रहमान मलिक के असाब पर तो सवार हो गए लगते हैं। जी, जरा आप सुन लीजिए कि रहमान मलिक साहब क्या कह रहे हैं ताहिरुल कादरी साहब के बारे में। जब वो खालिसन पाकिस्तानी थे तो उनकी टोपी क्रोशिया की बनी हुई थी। आज जब वो पूरे पाकिस्तानी नहीं रहे तो अगर उनका हुलिया देखे तो वो पोप लगते हैं, सॉरी टू से। काले कपड़े पहन के टोपी का साइज काम कर दिया, पोप का थोड़ा बड़ा है, इनका कॉमन है। तो झलक जो देना चाहते हैं मेरा सारे मजहबों की शायद देना चाहते हैं, शायद कोई अपनी मेंशन कर रहे हैं। तो लिहाजा ये सवाल उनसे जरूर करें कि ये जो सेमी पोप बने हुए हैं वो किस लिए बने हुए हैं। उनको मैं कहूँगा
कि किसी किस्म की बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, बदअमनी नहीं होनी चाहिए और कानून को हाथ लेने की कोशिश ना करें। एंड आई सेड डोंट मेस विद मी, इफ यू मेस विद मी देन आई एम गोइंग टू मेस विद यू डबल। देखा आपने शामी साहब के वो क्या कह रहे हैं, वो टोपी पर भी जुमले कस रहे हैं और साथ में आप यूं कहिए तड़ियां भी लगा रहे हैं। देखिए बड़ी दिलचस्प बात यह है कि रहमान मलिक साहब दोहरी शहरियत पर एतराज कर रहे हैं, जबकि खुद अभी अभी वो दोहरी शहरियत से रिटायर हुए हैं और जब वो सेनेटर बने हैं और वजीर बने हैं और उससे पहले एडवाइजर बने हैं तो दोहरी शहरियत उनके पास थी। तो ताहिरुल कादरी साहब के पास भी जब कोई ऐसा मौका आएगा वो भी दस्तबरदार हो जाएंगे। और मैं तो समझ रहा हूं उनको तो उन्होंने पोप के बराबर खड़ा कर दिया। पोप तो भाई करोड़ों जो मसीही हैं, रोमन कैथोलिक्स, उनके रूहानी पेशवा हैं, वो उनके इशारे पर हरकत करते हैं, उनके इशारे पर जनाब जानो माल की कुर्बानी दे सकते हैं। तो अगर ये सेमी पोप हैं तो इतना बड़ा मर्तबा बुलंद हो गया ताहिरुल कादरी साहब का, तो उनको तो शुक्रगुजार होना चाहिए। रहमान ताहिरुल कादरी साहब को माइंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल माइंड नहीं करना चाहिए। ये तो बड़ी इज्जत अफजाई है। देखिए मैं कर्ज करूं आपसे, ताहिरुल कादरी साहब जो है ना, अब जो एक लीडर के तौर पर और उन्होंने अपने आप को मनवा लिया है, ये उनकी हैसियत तो माननी पड़ेगी कि वो भी एक हैं। बाकी यानी अब जो हमारे जो दरमियान जमातें और रहनुमा मौजूद हैं, भाई हमारे अगर शेख रशीद साहब बड़ी, आप देखिए टीवी के चैनल से निकलते नहीं हैं, वो उनकी अवामी लीग में तो अभी तक मालूम है अवामी मुस्लिम लीग में कितने लोग शामिल हैं। तो वो अब एक हेड ऑफ द पार्टी के तौर पर, एक ताकतवर पार्टी के तौर पर तो इमर्ज कर गए हैं, लेकिन ये इमाम ख़ुमैनी वो नहीं है। और अगर इमाम ख़ुमैनी समझेंगे अपने आप को या बनने की कोशिश करेंगे तो फिर अपने नफा नुकसान के वो खुद जिम्मेदार होंगे। ये जरा आप उनके कान में बता दीजिए। अब गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या होना चाहिए? आप उनके कान में ये बात बता दीजिएगा, हुकूमत का जो रिस्पांस है मेरा ये पैगाम उन तक पहुंचा दें। हुकूमत का जो रिस्पांस है, देखिए ठीक है जी, पहुंच गया वो तो। हाँ, हुकूमत का रिस्पांस तो ये है कि जो चीजें माननी चाहिए वो हुकूमत को मान लेनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। जो देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला है, लेकिन अकेले ताहिरुल कादरी साहब ही तो स्टेक होल्डर नहीं है ना, और लोगों से भी तो बात करनी पड़ेगी। लेकिन बहरहाल जो मुसल्लमा चीजें हैं जिन पर किसी को एतराज नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट फैसले कर चुकी, जो दस्तूर में लिखा हुआ है, जो कानून में लिखा हुआ है, उसको तस्लीम करने में या उस पर अमल करने में किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन दस्तूर पाकिस्तान से, देखिए बात सुनिए, दस्तूर पाकिस्तान से तो परवेज मुशर्रफ साहब ने खेलने की कोशिश की, तो फिर क्या नतीजा निकला? दस्तूर से अगर आप खेलेंगे और दस्तूर पर अपनी मर्जी मुसल्लत करेंगे उसके मुकाबले में, तो फिर बात नहीं चलेगी। देखिए ये मुल्क, लेकिन वो अगर उठते ही नहीं है यहां से, नहीं वो कहते हैं मैं तो धरना दे के बैठा हूं, मैं तो खाना पीना बिस्तर साथ लेके आया हूं, फिर क्या करेंगे? तो बिस्मिल्लाह बैठे रहें। रहमान मलिक साहब उनकी जनाब नाजबरदारी करें, उनका इंतजामात करें, बैठे रहें। इसका मतलब तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप धरना दे के बैठ जाएं तो हर चीज आपके सामने कुर्बान कर दी जाए। जो बात मानने के काबिल है वो माननी चाहिए, जो बात मानने के काबिल नहीं है वो नहीं मानी जा सकती। और देखें, दस्तूर और मुल्क का निजाम, ये सब बहुत मुकद्दस चीजें हैं, उनके दरमियान आपको स्पेस निकालनी पड़ेगी। और ताहिरुल कादरी साहब बड़े जीरक इंसान हैं, उनको भी मालूम होगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, क्या डुएबल है और क्या नहीं है। मुझे शामी साहब, ये एक धरना है, तो एक धरना कोयटा में भी तो हुआ था ना, जिसके नतीजे में हमने गवर्नर रूल लगा दिया। देखिए धरना वहां जो कोयटा में हुआ है, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी हुई है। धरने में कोयटा में क्या हो रहा था? कोयटा में जो हजारा कबीले के लोग हैं उनकी लाशें गिर रही थी। 1100 अफराद मारे जा चुके हैं, और बसों से निकालकर, कभी मार्केटों में जाकर, कभी बस्तियों पे हमला करके मालूम हो जंगल बना दिया गया। और 6000 अफराद उनके जख्मी हुए हैं गुज़श्ता चंद साल में। और उनकी जो हालत है, एम्बुलेंस पर हमले, उनकी जनाब मेडिकल केयर ले ले उन पर हमले, उनकी जो जियारतें हैं उन पर हमले। तो ये मुझे बताइए कि कोई मुहज्जब मुआशरा
ये इस तरह के हमले बर्दाश्त कर सकता है? और कोई मुहज्जब हुकूमत उस पर हाथ पे हाथ रखकर बैठ सकती है? एक वारदात के जिम्मेदार जो हैं वो पकड़े नहीं गए। जी शामी साहब, ब्रेक हो गई है। ब्रेक के बाद हम गवर्नर रूल और फिर इसकी इम्प्लीकेशंस पर भी बात करेंगे शामी साहब से कि वो क्या कहते हैं जो कल रात को गवर्नर रूल लगाया गया उस हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पूरे बलूचिस्तान में हमने आइन का आर्टिकल 234 जो है उसको हमने इन्वोक कर दिया और गवर्नर साहब जहां पर मौजूद हैं उस आइनी जो है वो आर्टिकल जो है वो इख्तियार देता है गवर्नर रूल का। तो सूबे में इंशाअल्लाह ताला सुबह जब आप उठेंगे तो गवर्नर राज जो है गवर्नर रूल का नफाज हो चुका होगा और गवर्नर साहब जो हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शामी साहब, गवर्नर राज तो लग गया, वजीर आजम ने कह दिया, गोया एक धरना जो है उसका तो नतीजा सीधा सीधा निकल आया कि जनाब गवर्नर राज लगा दे। तो ये गवर्नर राज के बारे में अदालत ने भी तो कहा था कि जनाब आपकी सूबाई हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है बलूचिस्तान में। देखिए, अदालत ने तो कहा था कि ये आइन के मुताबिक नहीं चल रही, लेकिन अदालत के पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं था कि वो असेंबली को या हुकूमत को घर भेज सके। उसका एक तकाजा हो सकता था कि सदर मुमलकत फैसला कर लेते उस वक्त गवर्नर राज लगाने का, लेकिन उन्होंने इसे मुनासिब नहीं समझा। अब जो सूरत हाल पैदा हुई, देखिए जिस तरह हजारा कबाइल के नौजवान, बूढ़े, बच्चे कितने दिन उन्होंने धरना दिया है मैयतें सामने रखकर। ये दुनिया की तारीख का एक अनोखा वाकया है। और फिर पूरी कौम लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में खड़ी हो गई और शिया सुन्नी तमाम इम्तियाजात को बलाए ताक रखते हुए और तमाम सियासी जमातों ने उनकी फिर हमायत की। तो एक वसी तर उनको हमायत मिली कौम की और तड़पने लगे लोग कि क्या ये हो रहा है इस कोयटा के अंदर। तो वजीर आजम जो हैं वहां पहुंचे और फिर गवर्नर राज लगा दिया गया। ये 2 महीने के लिए लगा। लेकिन शामी साहब, असलम रईसानी कहते हैं कि जमहूरियत पर शबखून मारा गया है। ये ऐसा इकदाम है जो काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा और ये सिर्फ बलोचिस्तान के साथ ही हो रहा है कि 88, 73 और फिर अब दोबारा गवर्नर राज लगा दिया गया है। तो शामी साहब, ये तो उनका कहना है, रईसानी साहब का कहना है जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह ये काम। देखिए, रईसानी साहब हैं पीपल्स पार्टी के वजीर आला हैं और ये जो गवर्नर रूल लगाया है ये पीपल्स पार्टी के वजीर आजम है राजा परवेज अशरफ और पीपल्स पार्टी के सदर हैं जनाब आसिफ अली जरदारी। तो एक ही जमात से ताल्लुक रखने वाली हुकूमत है। उसने ये इकदाम किया है तो सोच समझ कर किया है और मजबूर होकर किया है। और जुल्फकार मगसी जो हैं वो एक समझदार आदमी है, जीरक और एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियत भी कुछ उनमें नजर आती है। अब उनका इम्तिहान है। और जो ये कह रहे हैं रईसानी साहब के जमहूरियत पर चपखून मारा गया है, तो भाई ये दस्तूर के अंदर दफा मौजूद है 234, उसके तहत कार्रवाई की गई है। को मार्शल रेगुलेशन के तहत कार्रवाई नहीं की गई। और 2 महीने के बाद ये मामला अलग अलग पेश होगा सेनेट में और कौमी असेंबली में। वहां से इजाजत लेनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर वहां मंजूर होगा तो फिर मामला आगे चलेगा, वगरना ये 2 महीने के बाद गवर्नर राज खत्म हो जाएगा और फिर असेंबली जिसको अक्सरियत चाहेगी उसकी हमायत करेगी, उसको वजीर आला बना लेगी। तो असलम रईसानी साहब देखें कि उनके सूबे के हालात क्या थे। क्या उन्होंने, ये लाशों का मुकाबला शुरू हो गया हुकूमतों के दरमियान। यानी एक हुकूमत जो है, एक शख्स, ये हजारा जो हैं कबीले के लोग जो मारे गए हैं, एक आदमी उनका पकड़ा नहीं गया है कातिल। और एक हरफ जो है जाके वजीर आला ने ताजियत का नहीं कहा उनके पास। इस संगदिली के साथ, इस बेइतनाई के साथ मामला नहीं चल सकता। और राजा परवेज अशरफ जो मजबूर हुए हैं,
मजबूर शाह हुए साहब, हैं। आप कह रहे हैं ना ये डेमोक्रेसी, ये भी एक देखिए डेमोक्रेटिकली, मैं आपको जी, अर्ज जी, कर रहा जी, हूं, वजीर आजम ने वसीतर मुशावरत के साथ कायदे हिज़्ब जो इख्तलाफ हैं, यानी जो हिज़्ब इख्तलाफ की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं मुस्लिम लीग नून, उनसे भी मुशावरत की, दूसरी जमातों के लोगों से भी मुशावरत की, और ये असेंबली जो है समझिए 2 महीने के लिए इसके इख्तियारात गवर्नर के पास आ गए हैं, और 2 महीने में अगर कार्रवाई होगी तो बिल्कुल दुरुस्त है। और फिर देखें जिस तरह राजा परवेज अशरफ पहुंचे हैं और वहां जाके मुजाहिरीन से गुफ्तगू की है, और फिर उनके सामने नौजवान जज्बाती तौर पर अपना अजहार राय कर रहे थे। ये जमहूरियत का हुस्न है, ये जमहूरियत जो है लोगों की बात सुनती है, उनके दिलों पर हाथ रखती है, उनके जख्मों वो पे दिखाओ मरहम वो रखती हिस्सा है। जहां पे वो नौजवान का इंटरेक्शन हुआ है। बिल्कुल दिखाएं। फौज के प्लीज क्वेटा को अमन के लिए फौज के हवाले करने में क्या रुकावट है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि फौज को सिविल इंतजामिया किसी वक्त भी कॉल कर सकती है, इवन एक डिप्टी कमिश्नर कर सकता है, चीफ सेक्रेटरी कर सकता है, गवर्नर कर सकते हैं, उस पर कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं। कोर कमांड एक मिनट जी, डायलॉग वज़ीर आज़म से नहीं होता। आपसे गुजारिश है, हमें आपके दुख का बहुत एहसास है, लेकिन वज़ीर आज़म से डायलॉग नहीं होता। गुजारिश जरूर ये है कि कोर कमांडर यहाँ के जो हैं वो इस सारे पॉलिसिंग के प्रॉब्लम को FC को वो इंचार्ज है, लिहाजा फौज डायरेक्टली इसकी खुद इंचार्ज है, और जहां उसकी जरूरत होगी वो आ जाएगी। जो एपेक्स कमेटी बनाई गई, मैं आपसे तो बात कर सकता हूँ, एक मिनट प्लीज। कायरा साहब वाइसरॉय होता है क्या प्राइम मिनिस्टर? ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, डायलॉग नहीं होता। ठीक है बेटा बात सुनो। आप वो रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं डायलॉग नहीं होता। प्लीज अलामा साहब, कायरा साहब, देखिए हमारी गुजारिश आप तो या कोई डिक्टेटरशिप है यहाँ पर, तो आप बोल रहे हैं डायलॉग नहीं होता प्राइम मिनिस्टर। अलामा साहब, अगर मुझे इजाजत दें तो वाइसरॉय है क्या बरतानिया का? बेअदबी है जी। आपने देखा कि किस अंदाज में ये साहब जो हैं बरह रास्त वजीर आजम से भी, वजीर आजम के सामने उनके वजीर इत्तलात से मुखातिब होके कह रहे हैं। शाह साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ये। देखिए, इंटरेस्टिंग बात नहीं है, ये जमहूरियत वो तवानाई देती है। ये लोग जो हैं इस मुमलकत के हाकिम हैं, उनके नुमाइंदे हैं जो चुन के आते हैं, और जब उनके नुमाइंदे बैठे होते हैं उनको हक पहुंचता है उनका गिरबान पकड़ने का, उनसे हिसाब लेने का, उनसे जवाब तलब करने का। तो ये मुतलकुल अनान हुक्मरानों में तो लोगों की सांस जो है वो यानी उसका चलना दूबर हो जाता है, उसका लेना दूबर हो जाता है। तो ये चीजें जो हैं, असलम रईसानी साहब अपनी जगह अपना एहतसाब खुद करें, और जुल्फकार मकसी साहब जो हैं वो अपना जौहर साबित करें, और वहां की पुलिस और वहां की फौज और वहां की FC मिलकर हालात को काबू करे, तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह सूरत हाल बेहतर होगी। एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताता चाहूं कि अल्ताफ हुसैन MKM के कायद कह रहे हैं कि ताहिर कादरी साहब की तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं और लॉन्ग मार्च में किसी भी तरह की रुकावट ना डाली जाए। इस पर भी बात करेंगे शामी साहब से। इसके अलावा आपके सवालात भी लेंगे फ़ोन पर, फेसबुक पर और SMS के जरिए जो अब सवालात हमें मौसूल हो रहे हैं। लेकिन सब कुछ होगा एक वक्त के बाद। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। शामी साहब, कॉलर्स की तरफ जाने से पहले मैंने आपको जो ब्रेक पर जाते हुए बताया था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने एक बार फिर कह दिया कि हम हमायत जारी रखेंगे ताहिर कादरी साहब की, और उनके जायज़ मुतालबात फौरी तौर पर मान लिए जाएं। अब वो जायज़ नाजायज़ की तारीफ अभी सामने नहीं आई। देखिए, अल्ताफ हुसैन साहब को दाद देनी चाहिए कि इस तरह पीछे हटने के बाद फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़्यादा। अब ताहिर कादरी साहब अपना बुरा भला खुद समझते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब जाने और वो जाने जी। अच्छा, मुझे तो एक ठीक है हमारे साथ जी हाँ फरमाए जी। शाम साहब, रऊफ ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन के ऊपर, उनसे बात कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रऊफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी। रऊफ ताहिर साहब, अभी हबीब अकरम बता रहे थे कि ताहिर कादरी साहब के लॉन्ग मार्च के साथ कोई 25 से 30 हजार के करीब लोग हैं। रहमान मलिक साहब का कहना है कि ये 20 हजार के करीब है। कम से कम इस तादाद की हद तक तो रहमान मलिक साहब जो हैं वो एक सच्चे आदमी साबित होते हैं जी।
हबीब अकरम के बकौल 10,000 के करीब लोग जो है वो पिंडाल में मौजूद है, और यूं टोटल मिला के कुछ 40,000 के करीब लोग होंगे। मुझे आपसे ये अर्ज करना है सर कि 40,000 में और 40 लाख में जो फर्क है वो तो सब पे वाजे है जी। हम दुनिया वो कहते हैं वो दो जीरोस का फर्क है रऊफ ताहिर साहब, कितने 2 जीरोस का फर्क है, 2 सिफर लगा दे तो 40। आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? मुजाहिद साहब है हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। रऊफ ताहिर साहब की। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी खत्म होगी। शामी साहब आपसे 2 सवालों का जवाब का मुंतजर हूँ। नंबर 1 सवाल है कि ताहिर कादरी साहब के मदरसे, माफी चाहता हूँ, कादरी साहब मदरसा कहने से बुरा मनाते, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा तालबात को अगर लेकर आ जाएं तो क्या उसे कामयाब लॉन्ग मार्च कह सकते हैं, जिनमें आउटसाइडर की रेशो 9 होने के बराबर हो और 18 करोड़ की आवाम की आवाज वो कैसे हो सकती है? नंबर दूसरा सवाल मेरा भी सुन ले काइंडली, एक ही दफा जवाब दे दीजिएगा। अच्छा, क्या ड्यूल नेशनल पर्सन जो मलका से ऐद वफा करता है वो कैसे हमारे मुल्क से वफा? भाई ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी, अब डुअल नेशनलिटी पे बड़ी बहस हो चुकी। कानून इसकी इजाजत देता है कि आप डुअल नेशनलिटी रख सकते हैं, एक पाकिस्तानी सिटीजन दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज की खास तौर पर सिटीजनशिप कबूल कर सकता है। तो जब कानून ने इजाजत दे दी है तो हम आप क्या कर सकते हैं? जब वो इलेक्शन लड़ेंगे उस वक्त उनको एक नेशनलिटी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा, ये बात मुझसे अभी साद हाशमी साहब हैं आर्किटेक्ट, उन्होंने भी पूछा है, SMS किया है कि ताहिरुल कादरी साहब का इम्पैक्ट क्या होगा। ये साद हाशमी साहब तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। अब इम्पैक्ट इनका जो है खुद देख लें भाई, अभी थोड़ी देर में और मजीद नजर आ जाएगा। खालिद महमूद साहब जो है हमारे बड़े, शाहिद साहब नहीं, खालिद महमूद जो हैं वो सहारा टीवी के नुमाइंदे हैं, बड़े सीनियर अखबार नवीस से, पूछते हैं मुझसे कि क्या इमरान खान और अल्ताफ हुसैन पछताएंगे कि उन्होंने शिरकत क्यों नहीं की। तो अभी खालिद महमूद साहब अभी देख लीजिएगा कि वो पछताएंगे कि नहीं पछताएंगे। अभी हाथ कंगन को RC क्या है, कुछ देर और इंतजार कर लें। शाहिद साहब है लाहौर से हमारे साथ मौजूद। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जनाब शामी साहब, हाँ जी, एक बड़ा अहम सवाल है। आप सब लोगों ने मीडिया वालों ने अपना कादरी साहब को बड़ा सर पे उठाया हुआ है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल था, परसों इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है रहमान मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 12 तारीख को, जिसमें रहमान मलिक साहब ने इनको कहा कि जी दहशतगर्द बिल्कुल हमला कर सकते हैं। उनके जवाब में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ताहिरुल कादरी साहब ने, और उसमें उन्होंने एक बड़ा अहम और बहुत जो है ना, पता नहीं मीडिया की नजर से नहीं गुजरा या सुना नहीं उन्होंने, पता नहीं क्या मसला है। इन्होंने कहा है कि जी हमारा लॉन्ग मार्च कल जो 13 तारीख गुजर गई है, हजूर दाता गंज बख्श, यहाँ पे दीन को पता नहीं इन्होंने क्या बनाया हुआ है। अच्छा यार, आप एक अपनी बात करें ना जोई, देखे ना इतने जज्बाती ना हो। नहीं सर, मैं जो इतराज है वो करें, सवाल जल्दी कर लें, वक्त महदूद है हमारे पास। सवाल करें जो करना चाहते हैं आप। चलिए वो कॉल ड्रॉप हो गई। देखें जी शाहिद साहब, बात ये है, शाहिद साहब की कॉल ड्रॉप हो गई। ताहिरुल कादरी साहब को ना हमने सर पे चढ़ाया हुआ है, ना सर पर बैठाया हुआ है, ना हम उनके साथ बैठे हुए हैं। हम तो जो चीज देख रहे हैं वो बता रहे हैं, और जहां इख्तलाफ है वो इख्तलाफ भी बयान कर रहे हैं। दूसरी बात, चौधरी खादम हुसैन साहब है बड़े दिलचस्प बात यह है, जफर खान साहब हैं यहाँ पे, एक फेसबुक पे उन्होंने लिखा है कि मीडिया को, उन्होंने मीडिया के बारे में कुछ सख्त सुस्त किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, और उन्होंने कहा है कि इस मीडिया की मुखालफत के बावजूद एक कामयाब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच रहा है। चौधरी खादम हुसैन साहब हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ के। वो कहते हैं, उन्होंने मुझे SMS किया है कि ये कादरी साहब जो मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। भाई चौधरी खादम हुसैन साहब, आपकी वो उम्र गुजर गई, इन कैंपेनों पे, लॉन्ग मार्चेस के, जलसों के हिसाबात कभी किसी ने दिए हैं जो हम कादरी साहब से मांग लें? या हर एक का यही हाल है। जब तो जलसे पर, जुलूस पर, मार्च पर जो लोग खर्च करते हैं उस तरह कादरी साहब भी कर रहे हैं। तो इस हमाम में तो सभी एक जैसे हैं, अब क्या कहें किसी से। हमारे साथ इलियास साहब हैं बहावल नगर से। जी अस्सलाम वालेकुम इलियास साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। इलियास लशारी अर्ज कर रहा हूँ, मेरा तल्लुक मेंशनाबाद डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर से है। शामी साहब, मैं बड़े दिनों से आपकी तलाश में था। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। बहुत मेहरबानी। गरीबों का तकाजा है, निजाम जिंदगी। ये मंडे से थर्सडे यही पाए जाते हैं शामी साहब। हाँ,
गरीबों का तकाजा है निजाम जिंदगी बदलो, अमीरों की सखावत से नादारी तो नहीं जाती। हम अपने पानी पे रो रहे हैं पिछले 2 सालों से। ये TM में मेंशनाबाद में इतनी मेगा करप्शन हुई है, हायर अथॉरिटी तक हम रोए हैं, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं। ठीक है जी, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये हमारी जो आवाज है इसको हाईलाइट करें। मैं लाहौर आकर आपको इसका जिम्मेदार कौन है? अपना नंबर पंजाब बात सुने, बात करना चाहता, मेरी बात सुने, ये पंजाब हुकूमत का जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है वो जिम्मेदार है इसका। जी अजमल साहब है कराची से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी हबीब साहब और शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब आपसे अर्ज है, मेरा सवाल थोड़ा सा सुन लीजिएगा प्लीज। ये बड़ा दर्द है कौम का जो है। एक स्टेट ऑफ मदीना थी, हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कायम की और उसको अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि आधी से ज्यादा दुनिया पर वो सल्तनत कायम हुई। एक ये स्टेट है जो कलमे के नाम पे कायम हुई है और डर लग रहा है कि खुदा न खास्ता अगर ये स्टेट नाकाम पहले बात सुन ले, ये जो स्टेट कायम हुई है इसमें भी अल्लाह ताला ने बड़ी बरकत अता की। इसमें जो लोग जूते नहीं थे जिनके पांव में, वो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। ये 80% लोग यहां गरीब थे और रोटी को तरसते थे। तो बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए और जो हम काम नहीं कर सके उसको करना चाहिए। शामी साहब, ये बिलाल नासिर साहब हैं, मैं ये आखिरी सवाल आज के प्रोग्राम में, ये फेसबुक पे पूछते हैं शामी साहब कल क्या होगा? कल क्या होगा भाई, मैं तो कोई ना नजूमी हूं ना वली अल्लाह हूं कि जो आपको बता दूं। वो तो आप किसी से पूछ के आपको बता देंगे, अगर पहले बताते तो क्या उनसे। अब कल का इंतजार कीजिए, कल जब तुलू होगी आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा। वो कहते हैं चांद चढ़े और जब कल होगी, कल होगी इंशाल्लाह जी, और जब कल होगी इंशाल्लाह अजीज 7 बजे हम दोबारा आपकी खिदमत में पेश होंगे। आपसे हमें तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।